मेहमान ड्राइंग रूम में यामी का इंतजार कर रहे होते हैं और इधर यामी काफी देर से अपने कमरे में बंद होती है। यामी के घर उसके मामा ससुर और मामी सास आए हुए थे। हमें यहाँ बैठे काफी देर हो गई है, कोई एक गिलास पानी का पूछने वाला नहीं है। तुम्हें नहीं लगता कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए? अब हम इतनी दूर से आए हैं, छोटी बहू से मिलना तो बनता है। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी तबीयत खराब हो और हम उसे बिना मिले चले जाएं, उसे बुरा लगेगा। मैं अभी देख कर आती हूँ। मामी सास जब यामी के कमरे के पास जाती है तो कमरा अंदर से बंद था। वो बाहर से आवाज लगाती है, यामी बहू, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तुझे कुछ चाहिए तो नहीं? लेकिन यामी अंदर से कोई जवाब नहीं देती। मामी सास काफी देर आवाज लगाती है और दरवाजा खटखटाती है। थक हार कर वो वापस जाने लगती है, तभी यामी दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलते ही रेखा की नजर सबसे पहले यामी के बेड पर जाती है। मैली फैली हुई चादर, बेड पर हजारों सिलवटें चीख चीख कर बता रही थी कि इन्हें कई दिनों से साफ नहीं किया गया। कमरे के फर्श पर जगह जगह पर कागज के टुकड़े और बालों के गुच्छे बिखरे हुए थे। मामी सास को सामने देखकर यामी ने ना तो उनके आशीर्वाद लिए और ना ही उन्हें देखकर कोई खुशी जाहिर की। मामी जी, आप कुछ काम था क्या? नहीं बहू, हम लोग माया दीदी से मिलने आए थे। तेरा घर ग्राउंड फ्लोर पर है तो सोचा पहले तुझसे मिल ले। हमने आने से पहले गौरव को फोन कर दिया था। ओ, गौरव ने मुझे बताया होगा, मुझे शायद याद नहीं रहा। कोई बात नहीं बहू, काम के चक्कर में इंसान कई बातें भूल जाता है। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हम लोग काफी देर से तेरा इंतजार कर रहे हैं। तू बाहर नहीं आई तो मैं तुझे देखने चली आई। तुझे कोई दवाई चाहिए हो तो बता दे, मैं तेरे मामा जी से मंगवा दूंगी। मामी जी, मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। दरअसल मेरी ऑनलाइन मीटिंग चल रही है, इसलिए मैंने आपकी आवाज नहीं सुनी। अच्छा अच्छा, तो बहू हम लोग चलते हैं। अरे कैसे आप लोग जा रहे हैं? चाय तो पीकर जाइए। आप बैठिए, मैं अभी आप लोगों के लिए चाय बनाकर लाती हूँ। रेखा सोफे पर बैठ जाती है। यामी रसोई में जाकर चूल्हे पर चाय चढ़ा देती है और अपने कमरे में जाकर ऑफिस का काम करने लगती है। जब काफी देर होने के बाद भी चाय नहीं आई तो रेखा रसोई में जाती है। रसोई कितनी गंदी कर रखी है, जगह जगह पर मैगी के पैकेट बिखरे पड़े हैं, हरी सब्जियां सड़कर बदबू फैला रही है। कम से कम इन्हें फ्रिज में तो रख देती। अरे चाय का तो पानी भी सूख चुका है, गैस बंद कर देती हूँ, नहीं तो पतीली गर्म होकर फट जाएगी। रेखा गैस बंद करके वापस ड्राइंग रूम में आती है और मुकेश से कहती है, हमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। यहाँ चाय तो बहुत दूर की बात है, एक गिलास पानी भी नहीं मिलने वाला। चलिए माया दीदी से मिलकर आते हैं। वो दोनों वहां से चले जाते हैं। माया यानी कि यामी की सास अपने बड़े बेटे और बहू के साथ फर्स्ट फ्लोर पर रहती थी। मुकेश और रेखा फर्स्ट फ्लोर पर यानी कि बड़ी बहू भव्या के घर जाते हैं। घर में कदम रखते ही उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो सपनों के महल में आ गए हो। भव्या ने घर का कोना कोना ऐसे सजा कर रखा हुआ था जैसे कोई राजमहल हो। उस समय वो अपने हाथों से एक पेंटिंग बना रही थी। मुकेश और रेखा पर नजर पड़ती ही वो खुशी से चहक उठती है। मामा जी, मामी जी, आ गए आप लोग, मैं आप लोगों का ही इंतजार कर रही थी। भव्या मामा ससुर और मामी सास के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती है। जीती रहो बहू। माया दीदी कहाँ है? माँ जी अपने कमरे में है, आप लोग बैठिए, मैं अभी माँ जी को बुलाकर लाती हूँ। भव्या मुकेश और रेखा को सोफे पर बैठने के लिए कहती है और माया को बुलाकर लाती है। नमस्ते दीदी। नमस्ते दीदी। जीते रहो तुम दोनों, आने में इतनी देर क्यों लगा दी? हम लोग तो काफी पहले आ गए थे, सोचा पहले छोटी बहू से मिलते चले, लेकिन क्या यामी घर पर नहीं थी क्या? बहू तो घर पर ही थी, लेकिन वो ऑफिस के काम में इतनी बिजी थी कि उसने हमें चाय पिलाना तो दूर पानी तक का नहीं पूछा। तीनों बातें कर रहे थे, उसी समय भव्या हाथ में चाय नाश्ते का ट्रे लेकर आती है। मामी जी सारी बातें बाद में, सबसे पहले पेट पूजा। मुकेश और रेखा ने देखा भव्या ट्रे में गर्मा गर्म पनीर के पकौड़े और कॉफी लेकर आई थी। मामा जी, मामी जी, पकौड़े और कॉफी लीजिए। माँ जी, ये लीजिए आपकी कॉफी। उस समय माया का बड़ा बेटा यानी भव्या का पति कार्तिक भी वहां आता है। भव्या सबके हाथों में कॉफी का कप थमाती है। बहू, तूने इतनी जल्दी पनीर के पकौड़े बना भी लिए? मुझे माँ जी ने सुबह ही बता दिया था कि आप दोनों आने वाले हैं, इसलिए मैंने तैयारी कर ली थी। मैंने देखा तू कुछ पेंटिंग बना रही थी। वो तो मम्मी जी, भव्या कभी खाली नहीं पड़ती, हमेशा कुछ न कुछ बनाती रहती है। ये बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाती है, इसे गुलदस्ते सजाने का भी बहुत शौक है। घर में रखे सारे गुलदस्तों में लगे फूल इसी ने बनाया है। रेखा और मुकेश देखते हैं कि ड्राइंग रूम में कुछ गुलदस्ते रखे हुए हैं जिनमें फूल सजाए हुए थे, जो कि दिखने में बिल्कुल असली लग रहे थे। ये सारे फूल हाथ से बनाए हैं? मैं तो इन्हें असली ही समझ रही थी। अगर तुम बताते नहीं तो हम इन फूलों को असली ही समझ लेते।
मामी जी, सारे फूल मैंने अपने रंगीन कागजों, मक्के और पॉपकॉर्न की मदद से बनाए हैं। ये पेंटिंग भी मैं ड्राइंग रूम में सजाने के लिए बना रही हूँ। मुझे खूबसूरती से बहुत लगाव है। ये तो घर देखकर ही लग रहा है। तूने इस घर को सजाने में बहुत मेहनत की है। सभी लोग बातों के साथ साथ कॉफी और पकौड़े का आनंद भी लेते हैं। कुछ देर बाद, माया दीदी, अब हम दोनों को इजाजत दीजिए। ये आप क्या कह रहे हैं मामा जी? बिना खाना खाए मैं आप दोनों को नहीं जाने दूंगी। भव्या बहू, हमने पहले ही बहुत खा लिया है। मामी जी, मैं आप दोनों को ऐसे जाने नहीं दूंगी। खाना बन चुका है, आप दोनों को खाना खाकर ही जाना पड़ेगा। भव्या बड़े प्यार से जिद करके मेहमानों को रोकती है और सबके लिए खाना लगाती है। खाने में भव्या मेहमानों के सामने काफी सारी वैरायटी परोसती है। मामी जी, पनीर के कोफ्ते और ड्राई फ्रूट्स के पुलाव और लीजिए ना थोड़ा। नहीं बहू, मैंने पहले ही बहुत खा लिया है। तो खाना इतना स्वादिष्ट था कि मैंने तो कुछ ज्यादा ही खा लिया है। खाने की टेबल पर दोनों भव्या की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। दीदी, भव्या ने घर बहुत अच्छे से रखा हुआ है। सच में ऐसा लग रहा है मानो हम किसी 5 स्टार होटल में आ गए हो। और खाना भी लाजवाब बनाया है। मामी जी, भव्या के हाथों में जादू है, जादू। ये जिस काम में भी हाथ लगा दे वो काम निखर उठता है। हर काम में अपनी जान डाल देती है। दीदी, आप भव्या को लेकर हमारे घर जरूर आना। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं। दोनों भव्या के मिलनसार स्वभाव की खूब सराहना करते हैं और खुशी खुशी विदा लेते हैं। यामी किचन में नाश्ता बना रही थी। यामी, आज नाश्ता मिल जाएगा क्या? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। हाँ, अभी ला रही हूँ, बस 2 मिनट। 2 मिनट में तो मैगी भी नहीं बनती, तुमने 2 मिनट में ऐसा क्या बना दिया? यामी एक प्लेट में नाश्ता लेकर आती है और गौरव के सामने रख देती है। ये क्या, सिर्फ सूखे 2 टोस्ट और ब्लैक टी? हाँ, किचन का सारा राशन खत्म हो गया है। घर में ना तो बटर है, ना चीनी, ना दूध। ब्रेड भी 2 ही पीस रखी थी तो मैंने टोस्ट बना दिया। अरे तुम्हें कितनी बार कहा है कि राशन खत्म होने से पहले लिस्ट बनाकर मुझे दे दिया करो। गौरव, मुझे ऑफिस के काम से फुर्सत ही नहीं मिलती, लेकिन फिर भी आज मैं टाइम निकाल कर राशन की लिस्ट जरूर बना दूंगी और सारी लिस्ट तुम्हें मैसेज कर दूंगी। तुम ऑफिस से लौटते वक्त सारा सामान ला देना और आज बाहर ही लंच कर लेना। ठीक है, चलता हूँ, पहले ही बहुत लेट हो चुका हूँ। आधा पेट नाश्ता करके गौरव ऑफिस चला जाता है। खाने की टेबल पर झूठी प्लेट और कप वहीं छोड़कर यामी अपने कमरे में चली जाती है और ऑफिस का काम करने लगती है। थोड़ी देर के बाद, गौरव तो शाम को राशन लेकर आएंगे, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर देती हूँ। यामी ऑनलाइन खाना ऑर्डर करती है और ऑफिस के काम में लग जाती है। लगभग आधे घंटे के बाद डिलीवरी बॉय खाना लेकर आता है और घर की घंटी बजाता है, लेकिन यामी के कान में तो हेडफोन लगा था। कमाल है, लोग खाना ऑर्डर कर देते हैं और जब खाना लेकर पहुंचो तो दरवाजा ही नहीं खोलते। डिलीवरी बॉय लगातार घंटी बजा बजा कर थक जाता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। कितनी देर से दरवाजे पर खड़ा हूँ, दरवाजे पर भी कितनी गंदगी है। बदबू के मारे मेरा यहाँ खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। फोन करके देखता हूँ, शायद फोन पिक कर ले। डिलीवरी बॉय यामी के नंबर पर फोन करता है। 3-4 बार कॉल करने के बाद यामी फोन उठाती है। मैडम, पिछले 20 मिनट से आपके घर के बाहर खाना लेकर खड़ा हूँ और आप एक दरवाजा खोलने का नाम नहीं ले रही। यामी दरवाजा खोलती है। सॉरी भैया, वो मेरी मीटिंग चल रही थी। मैडम, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, हमें दूसरे कस्टमर के पास भी जाना होता है। और आपका घर भी इतना गंदा है, यहाँ खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। प्लीज जल्दी से पैसे दीजिए, मुझे जाना है। डिलीवरी बॉय की डांट सुनते ही यामी को गुस्सा आ जाता है। भैया, आपका काम ही है फूड डिलीवर करना। अगर मुझे आने में थोड़ी देर हो गई तो आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। मैं आपकी कंप्लेंट कर दूंगी। मैडम, नेक्स्ट टाइम से आपको फूड डिलीवर करने में आऊंगा ही नहीं। दोनों की लड़ाई की आवाज फर्स्ट फ्लोर तक जाती है, जिसे सुनकर माया नीचे आती है। यामी बहू, ये कैसा शोर मचा रखा है? यामी कुछ कहती इससे पहले डिलीवरी बॉय माया से कहता है, आंटी जी, इन्होंने मेरा आधा घंटा बर्बाद कर दिया। मैं कब से खाना लेकर यहाँ खड़ा हूँ, दरवाजा ही नहीं खोल रही थी। इनके घर के दरवाजे पर इतनी गंदगी है कि मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, ऊपर से मेरी कंप्लेंट करने की धमकी दे रही है। माया दोनों को चुप कराती है और डिलीवरी बॉय वहां से चला जाता है। उसी समय वहां माया की ननद का बेटा तरुण आता है। मामी जी प्रणाम। तरुण बेटा, कैसा है तू? अंदर तो आ। माया उसे घर के अंदर लेकर आती है, लेकिन घर की हालत देखकर माया को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। खाने की टेबल पर सुबह की झूठी प्लेट, चाय की कप, घर के कोने कोने में जालों ने अपना जाल फैला रखा था। सोफे की कवर अपनी जगह पर नहीं थी। टेबल कुर्सी पर इतनी मोटी धूल जमी हुई थी कि उस पर कोई चित्रकारी बनाई जा सकती थी। माया मन ही मन सोचती है कि इसे यहाँ क्यों बुला लिया। लगता है मैं गलत टाइम पर आ गया, मैं चलता हूँ मामी जी, बाद में आऊंगा। तरुण बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ।
यामी तरुण और माया को बैठने के लिए कहती है और वो खाना लेकर अपने कमरे में चली जाती है। बहुत भूख लगी है, पहले खा लेती हूँ, फिर चाय बनाऊंगी। वो अपने कमरे में बैठकर खाना खाने लगती है। काफी देर बाद, मामी जी काफी देर हो गई है, लगता है भाभी चाय के लिए भूल गई है। अच्छा तो ऊपर चल, भव्या तुझे चाय पिलाएगी। माया तरुण को लेकर ऊपर आती है। वहां जाती ही तरुण की सांस में सांस आती है। मामी जी यहाँ कितना फ्रेश फील हो रहा है। यामी भाभी के घर में मुझे घुटन महसूस हो रही थी और यहाँ आकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं जन्नत में आ गया हूँ। भव्या तरुण की खूब खातिरदारी करती है। तरुण तुम पहली बार हमारे घर आए हो, 10 मिनट रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए मैंगो शेक बनाकर लाती हूँ। अरे नहीं भाभी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे जरूरत कैसे नहीं है, मैं मैंगो शेक बहुत अच्छा बनाती हूँ। एक बार मेरे हाथ का मैंगो शेक पियोगे तो बार बार यहाँ आओगे। भव्या किचन में जाती है और फटाफट मैंगो शेक बनाती है। वो एक प्लेट में कुछ नमकीन और मैंगो शेक लाकर तरुण को देती है। भव्या का ये व्यवहार तरुण को भी अच्छा लगता है। भाभी आपका दिल जितना सुंदर है ना, आपका व्यवहार उतना ही सुंदर है। आपने घर को भी अपनी तरह खूबसूरत बनाया है। मैं तो कहती हूँ मेरी भव्या बहू लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। सही कहा आपने मामी जी। मेरी बेटी कृष्णा का पहला जन्मदिन है। उस दिन माँ ने घर में सुंदरकांड पाठ का आयोजन रखा है। अब सबको आना है। मैं यामी भाभी को भी इनवाइट करने ही आया था, लेकिन वो तो अपने कमरे से बाहर ही नहीं आई। कोई बात नहीं तरुण, मैं, भव्या और कार्तिक जरूर आएंगे। मैं यामी और गौरव को भी बता दूंगी। तरुण चला जाता है। उसके घर पूजा में भव्या, कार्तिक और माया तीनों जाते हैं, लेकिन यामी और गौरव नहीं जाते। रिश्तेदारों को लगने लगता है कि वे दोनों किसी से मिलना ही नहीं चाहते। भव्या ने अपनी बालकनी में छोटा सा गार्डन बना रखा था। एक दिन सुबह सुबह वो फूलों में पानी डाल रही थी। पानी की कुछ बूंदें नीचे गिर जाती है, जिस पर यामी चिल्लाने लगती है। भाभी आपकी बालकनी से पानी सीधा मेरे दरवाजे पर गिर रहा है, आप क्या चाहती हो, मेरा पैर फिसल जाए? अरे मैं ऐसा क्यों चाहूंगी यामी? आप पौधों में ठीक तरह से पानी डालो ना, मेरे दरवाजे पर पानी नहीं गिरना चाहिए। और ये जो पानी गिरा है उसे पोंछ कर जाओ, मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं है कि आपकी फैलाई हुई गंदगी मैं साफ करूं। भव्या पोछा लेकर नीचे जाती है और यामी के घर के दरवाजे पर पोछा लगा देती है। चलो इसी बहाने से घर का मुख्य द्वार साफ तो हो गया, वरना हमारे घर में तो साफ सफाई होती कहाँ है। ये आप क्या कह रहे हो देवर जी? ठीक ही तो कह रहा हूँ भाभी, यामी को ऑफिस के काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। आप लोग काम वाली लगा लो ना, वो सुबह सुबह आकर सारे काम कर देगी। यामी को काम वाली का काम नहीं पसंद। अगर यामी के पास फुर्सत नहीं है तो काम वाली तो लगानी पड़ेगी ना। ये बात यामी को कौन समझाए भाभी, मुझे तो 2 वक्त का खाना मिल जाता है, वही बहुत है। कुछ बोल दिया तो वो भी नहीं मिलेगा। अब आप ही देख लो, सुबह के 8 बज गए हैं, 9 बजे मुझे ऑफिस निकलना है, लेकिन ना अभी तक चाय का पता है ना नाश्ते का। आप चिंता मत करो देवर जी, मैं आपके लिए चाय नाश्ता बना देती हूँ। भव्या घर के अंदर जाती है तो उसका पैर फर्श पर फिसल जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है। भाभी चोट तो नहीं लगी? थोड़ी सी चोट लगी है देवर जी। भव्या देखती है कि फर्श पर खाने का तेल और कुछ मसाले गिरे हुए थे। यार तेल और मसाले कैसे गिर गए? वो कल मैं किचन का राशन लेकर आया था ना, उन्हें किचन में रखते समय गिर गए होंगे। भव्या के पैर में चोट लगी थी, फिर भी वो किचन में जाती है। किचन को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे इस घर में बैचलर लड़के रहते हैं। कढ़ाई में चाय पत्ती सूख रही है। शायद यामी ने कढ़ाई में चाय बनाई होगी, लेकिन उसने कढ़ाई में चाय क्यों बनाई? भव्या नजरें घुमाकर देखती है कि सारे बर्तन झूठे पड़े हैं। ओहो, चाय बनाने के लिए पतीले से लेकर कुकर, तवा, चम्मच, कटोरी सब झूठे पड़े हैं। वो जल्दी से सारे बर्तन धोती है और चाय नाश्ता बनाकर गौरव को देती है। वाह भाभी, आपने तो आधे घंटे में सब तैयार कर दिया, आप कमाल हो भाभी। अब मैं जा रही हूँ देवर जी, आपके भैया को ऑफिस जाने में देर हो जाएगी। धीरे धीरे दिन गुजरने लगते हैं। यामी की हरकतों के कारण अब कोई मेहमान उसके घर नहीं आता। सब सीधे फर्स्ट फ्लोर पर ही पहुंच जाते। एक दिन यामी ऑफिस के काम से छुट्टी पर थी। उस दिन उसने कुछ मेहमानों को भव्या के घर जाते हुए देखा। ये तो मामा जी और मामी जी है। ये लोग तो पहले मेरे घर आया करते थे, आज मेरे घर ना आकर सीधा भव्या भाभी के घर चले गए। हो सकता है थोड़ी देर के बाद मेरे घर भी आए। मैं इनके खाने की तैयारी कर लेती हूँ, इन्हें आज खाए बिना नहीं जाने दूंगी। यामी मामा और मामी के लिए खाने की तैयारी करके उनका इंतजार करने लगती है, लेकिन काफी देर बीत जाने के बाद भी वो लोग यामी से मिलने नहीं आते। जब वो लोग जाने लगते हैं तो यामी उन्हें रोकती है। मामा जी, मामी जी, आप लोग मुझसे बिना मिले जा रहे हैं? मैंने आप लोगों के लिए खाना बनाया है। यामी बहू, ये बात तू हमसे पूछ रही है? जरा अपना फोन चेक कर, और खाना तो हमें भव्या बहू ने खिला दिया है। इतना कहकर दोनों मेहमान चले जाते हैं। यामी अपना फोन चेक करती है तो उसके फोन में मामा और मामी के 10 मिस्ड कॉल पड़े थे। दरअसल
रिश्तेदारों से बचने के लिए यामी अपना फोन साइलेंट मोड पर रखा करती थी और इसी वजह से मामा मामी की कॉल वो उठा नहीं पाई। वो देखती है कि जब भी कोई रिश्तेदार आता तो वो सीधा भव्या के पास जाता, लेकिन यामी से मिलने कोई नहीं आता। एक दिन, क्यों ना अपने घर में पार्टी रखूं, उस दिन अपने घर को साफ करके खूब सजाऊंगी, मेहमानों को बुलाऊंगी और उन्हें खाना खिलाऊंगी, फिर तो सब मेरे घर आएंगे। यामी गौरव को ये बात बताती है। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा बर्थडे भी आ रहा है, मैं पार्टी का इंतजाम करता हूँ। गौरव पार्टी का इंतजाम शुरू कर देता है। इधर यामी सारे रिश्तेदारों को फोन करती है, लेकिन कोई उसका फोन नहीं उठाता। कोई भी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? मामा जी, मामी जी, तरुण बुआ जी, कोई तो उठाओ मेरा फोन। लेकिन यामी की सारी कोशिशें बेकार जाती है। गौरव ने जो पार्टी का इंतजाम किया था सब धरा का धरा रह जाता है। शाम का वक्त, यामी और गौरव देखते हैं कि भव्या के घर में काफी सारे लोग आ रहे हैं। आज भाभी के घर इतने सारे मेहमान क्यों आ रहे हैं? कुछ खास बात है क्या? भाभी की आदत है सबसे मिलजुल कर रहने की, हो सकता है सबको डिनर पर बुलाया हो। ये सुनकर यामी अपना मुंह बना लेती है। सारे मेहमान भव्या के घर जाते हैं। भव्या सबके खाने पीने का बहुत अच्छा इंतजाम करती है। भव्या बहू, तूने छोटे से किचन को भी करीने से रखा है, तेरे किचन के आगे मॉड्यूलर किचन भी फेल है। घर को मंदिर बनाकर कैसे रखना है ये कोई भव्या से पूछे। यहाँ आकर मुझे बहुत सुकून मिला। सच में माया दीदी, आप किस्मत की बहुत धनी हो कि आपको भव्या जैसी बहू मिली। मेरी भव्या सचमुच घर की लक्ष्मी है। सारे मेहमान भव्या की बहुत तारीफ करते हैं। यामी को अब एहसास हो चुका था कि शायद लोग उससे मिलना ही नहीं चाहते। दूसरे दिन उसने अपनी सास माया से पूछ ही लिया। माँ जी, क्या बात है, कल भाभी के घर में बहुत सारे लोग आए थे। पहले तो सारे लोग मेरे घर आया करते थे, अब ऐसा क्या हो गया कि मेरे घर कोई नहीं आता? यामी बहू, तुझे याद है जब पहली बार रेखा और मुकेश तेरे घर आए थे तो तूने उन्हें पानी के लिए भी नहीं पूछा था, अपने कमरे में जाकर बंद हो गई थी, चाय के लिए बोलकर चाय भी नहीं पिलाई, और उस दिन तरुण को बिठाकर तू अपने कमरे में चली गई। तूने बार बार मेहमानों की बेइज्जती की है। घर को तूने रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म बना दिया, ऐसे में तेरे घर कौन आएगा? वहीं भव्या बहू मेहमानों की बहुत इज्जत करती है, सबसे घुल मिलकर रहती है, घर को स्वर्ग बनाकर रखती है, इसलिए अब तुझसे मिलने कोई नहीं आता। सारे रिश्तेदार भव्या से मिलना पसंद करते हैं। भव्या को इंसान की अहमियत पता है, वो जानती है कि अपनों से जुड़े रहना कितना जरूरी है। सास की बातें यामी की आंखें खोल कर रख देती है। उसे एहसास हो जाता है कि उससे कहाँ चूक हुई है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी।